मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। आज हमारे साथ खास मुलाकात के इस अंक में हैं अशोक रावत। अशोक रावत मिश्रिक से सांसद हैं और मिश्रिक लोकसभा जो सीट है वो बेहद ही दिलचस्प कही जाती है क्योंकि इसको 3 जिले छूते हैं। आज हम इसी बात पर अशोक रावत जी से बात करेंगे। अशोक जी, आपकी जो लोकसभा क्षेत्र है वो बड़ी ही बेहद दिलचस्प है या पट्टी कहें उसको यदि मेरी जानकारी जहाँ तक है उसको 3 जिले छूते हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं, एक चुनौती के रूप में या अवसर के रूप में? मैं जो मिश्रिक लोकसभा है मेरी जो ये, तो ये आपने सही कहा, ये 3 जनपदों में है और जिसके 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 3 विधानसभाएं हरदोई जनपद की आती हैं और एक विधानसभा मिश्रिक जो है वो जिस नाम से ये हमारी लोकसभा है वो सीतापुर जनपद की है। और कानपुर जहाँ मैं हूँ इस वक्त वो बिल्हौर तहसील पूरी हमारी इसी मिश्रिक लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो वैसे तो बहुत ही मतलब एक विस्तार का क्षेत्र है और करीब 235-40 किलोमीटर का ये क्षेत्र है और उन्नाव को जंप करके मैं आता हूँ। तो बहुत ही अच्छी लोकसभा है और मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तीसरी बार मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहता है। तो ये कर्मभूमि है और मैं इस कर्मभूमि में कर्म करता हूँ। बाकी आशीर्वाद देना जनता के ऊपर है। वो हमेशा आशीर्वाद अभी तक 3 बार दिया ही दिया है उन्होंने। तो कर्मभूमि कोई चुनौती या उसकी बात नहीं है। कर्मभूमि में हम अपना कार्य करेंगे और जैसे कह सकते हैं कि मुझे ये अवसर भी मिला है, जनता ने मुझे अवसर दिया है उसको सेवा करने के लिए, तो मैं लगातार दौड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। मेरा परिवार इसमें पूरा सहयोग देता है कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता परिवार की तरफ से। पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए उन्होंने मुझे छूट दे रखी है। मैं 2 दिन से कानपुर में हूँ और फिर अभी आज चला जाऊँगा सीतापुर और फिर कल फिर मेरे जो है हरदोई में कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ। आपकी लोकसभा सीट में नैमिषारण्य जैसा धाम आता है, आपको लगता है नैमिष क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उतना नहीं हो पाया है? नैमिष का क्षेत्र का जो मैं जब से 2004 से सांसद बना तो मैंने जो प्रयास किए उससे काफ़ी हद तक मैं संतुष्ट भी हूँ और प्रयास सफल भी हुए। जैसे शुरुआती दौर में जब मैं 2004 में मैं सांसद हुआ तो मैंने मेरे प्रयासों से जो NH-24 से लेकर के नैमिष तक हमने रोड का चौड़ीकरण कराया और वो पहले वो सिंगल 3 मीटर की रोड थी, अब तो बहुत अच्छी जो रोड बन गई है और करीब 7 मीटर की है और डबल रोड है और 4 लेन की तरफ भी मैं ले जाना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ सारे ही आश्रम चक्रतीर्थ सबका मैंने सौंदर्यीकरण कराया। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी जब पर्यटन मंत्री थे तो उनको आना भी पड़ा और उन्होंने वहाँ पर कुछ आर्थिक योगदान भी किया। तो उसी तरीके से काफ़ी विकास का कार्य हुआ। जो 84 कोसी परिक्रमा है वहाँ पर उसको भी सौंदर्यीकरण कराने का प्रयास किया और ये 84 कोसी परिक्रमा हरदोई और सीतापुर दोनों जनपदों को मिलकर के होती है, जब होली से पहले प्रारंभ होती है। तो काफ़ी हद तक हरदोई की तरफ अभी विकास होना बाकी है क्योंकि नैमिष की तरफ ही हो पाता है और इधर चाहे वो दधीच कुंड हो, इसके अलावा चक्रतीर्थ हो, हनुमानगढ़ी है, नारदानंद आश्रम है, वेद व्यास गद्दी है, तो बहुत सी ऐसी जगह जगह धार्मिक चीज़ें हैं। माँ ललिता सबसे महत्वपूर्ण है जो शक्तिपीठ है, तो वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी भी आए थे दर्शन करने, गवर्नर साहिबा भी बहुत बार जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी। तो सभी का प्रयास है इसको बहुत अच्छा बनाएं और नैमिष धाम है और उसके लिए सभी लोग समर्पित हैं और मैं लगातार प्रयास में हूँ और मेरा पूरा क्षेत्र है, मैं उसको हर तरफ से हर क्षेत्र को लेकर के अलग अलग, जैसे सीतापुर का ये नैमिषारण्य है, उसी के साथ साथ हरदोई में मेरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको भी मैं विकसित करना चाहता हूँ। आज वहाँ पर बर्जर, वेबले, इस तरह पेप्सी, इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं और मेरा फोकस अब बिल्हौर की तरफ भी, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भी है, जो कि यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे बिल्हौर चौबेपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैनेज होता है। इसी तरीके से ककवन में भी है जो बिल्हौर और ककवन को मिला करके है, तो वहाँ पर भी मैंने बात करी हुई है। कल मैंने इसमें MSME को विज़िट भी किया था कि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले और अवसर प्राप्त हो, लोग और इंडस्ट्रीज़ आएँ। डिफेंस की तरफ भी मेरा विचार है कि डिफेंस कॉरिडोर चाहे संडीला की तरफ आए या इस तरीके की और भी यहाँ पर संस्थाएं हैं जो मतलब रोज़गार के जहाँ अवसर मिल सकें। संसद के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो
अगले कुछ वर्षों में इसका परिसीमन नए तरीके से होगा, नया निर्धारण होगा और उस दौर में नई संसद का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि संसद जिस समय बन रही है वो समय उचित नहीं, क्योंकि देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में करोड़ों रुपए वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि वो संसद नया निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास नया बन रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और ऐसा तो कोई नहीं। देखिए, वो जो पुरानी हमारा संसद भवन था वो काफ़ी पुराना हो चुका है और अब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। लोग देखना चाहते हैं उसको। बहुत से स्कूली बच्चे आते हैं, मैं भी अपने क्षेत्र के लोगों को ले गया और वहाँ पे हमने पार्लियामेंट दिखाई। अब वो काफ़ी हद तक उसको उसमें जैसे कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो सकता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है और नई लोकसभा बन रही है और कैपेसिटी भी उसकी बढ़नी चाहिए, और कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे एक हम लोगों को माहौल भी मिलेगा और ऑफिस भी मिलेंगे, ताकि वर्किंग हो सके अच्छी तरीके से। पूरे देश का जहाँ से संचालन होता है और वो इतना अच्छा न हो, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने, उनकी ये सोच थी और उन्होंने शुरुआत की। अभी तक किसी ने इस ओर नहीं सोचा, लगातार सिर्फ पिछली सरकारें बात ही करती चली आई और प्रधानमंत्री जी ने उसको मूर्त रूप दिया और वो धरातल पर अब नई लोकसभा बन के तैयार हो जाएगी और उससे और तेज़ी से प्रक्रिया चलेगी और विकास में और गति मिलेगी, कार्य में और गति मिलेगी। अभी तक तो आप बताइए, हमारे पार्लियामेंट में जो कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी, कैबिनेट की बैठक दूसरी जगह होती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंपाउंड में ही कैबिनेट बैठक के लिए एक मीटिंग हॉल बनवाया। तो ये चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और वो असली मायने में देश के, जो कहते थे, देश के पिता हैं और पूरी तरीके से देश में जो होना चाहिए, वो भारत के लिए जो सही है, वो कदम उठा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का एक वर्ग जो है किसान है, वो लगातार कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत है। आपको लगता है सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा लचीला रवैया अपना लेना चाहिए? नहीं, देखिए, किसान कहीं भी असंतुष्ट नहीं है। कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे लोग हैं जो असंतुष्ट से दिखते हैं। पूरा देश है, कहीं पर उन 2-3 जगहों को छोड़ करके आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लगातार पेपर पढ़ते होंगे, नज़र रखते होंगे, आप टीवी देखते होंगे, क्या उन जगहों के अलावा कहीं पर भी एजिटेशन आपको दिखाई दिया? ये ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो हमारे छोटे काश्तकार, छोटे किसान, जिनको अभी तक अवसर नहीं मिल रहा था, हमेशा बड़े ही किसानों को अवसर मिलता था, छोटे किसानों को क्यों नहीं अवसर मिलना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पिता की तरह, जो अपने परिवार है उसके जो सबसे छोटे सदस्य हैं, माननीय हमारे पंडित दीनदयाल जी जो कहा करते थे कि अंतिम जो वो है उस तक जाना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ सोची और अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, छोटा काश्तकार है, छोटी जोत वाला है, उसको भी वो लाभ मिल सके, इसके लिए निर्णय लिया है। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया। यूपी में 2022 में चुनाव है और कल अमित शाह ने ये तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया कि वो योगी जी सिर्फ बीजेपी के चेहरा नहीं है, 2022 में वो सीएम के भी चेहरे के रूप में है। आप इसे किस रूप में देखते हैं, योगी जी के पूरे कार्यकाल को? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी योगी जी का आपने कार्यकाल देखा, हमने भी देखा, सभी देख रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। देखिए, गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त है। बड़े बड़े गुंडे और माफिया आज इस प्रदेश को छोड़ करके भागे हुए हैं और सही मायने में उन्होंने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चाहे वो कोविड की इतनी बड़ी लहर आई, महामारी जो है उससे पूरा देश प्रभावित हुआ, लेकिन मतलब पूरा विश्व प्रभावित हुआ, और आप उत्तर प्रदेश देखिए कितना अच्छा हैंडल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से जो उन्होंने सीखा और उसको उन्होंने प्रदेश पर लागू किया। जैसे ही पहली लहर आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया और उसी को देख करके उन्होंने उनसे सीखा और सीख करके इस प्रदेश को बचाने का काम किया, जो कि पूरे प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है आज सुरक्षित है और यहाँ से दूसरे प्रदेशों को सीख लेनी चाहिए। केरला में अभी भी देखिए कितनी स्थिति खराब है, तो यहाँ से सीख लेनी चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली स्पीच दी थी तो उसमें कहा, जो भी हम जिससे अच्छे कार्य हों उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो भी अच्छा कोई कार्य करता है, वो मुख्यमंत्री नहीं कोई भी हो सकता, अच्छा कार्य करता है, वो सीखना चाहिए, उससे लेना चाहिए। और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने एक अच्छा कार्य किया इस प्रदेश के लिए, तो हमें उनसे अच्छी चीज़
ग्रहण करनी चाहिए। आपने लॉ ऑर्डर की बात की, लेकिन लॉ ऑर्डर में कभी न कहीं पुलिस पर गंभीर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं कि क्या ये स्थिति, आप चूँकि दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं पहले, तो आप क्या मानते हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं ज़्यादा छूट दी गई है, या क्या नतीजा है कि पुलिस पर इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन पर सवाल वो विपक्ष खड़े करता है। सही मायने में देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, और वो कार्य करती है। वो किसी का वो हित नहीं चाहती। वो जो विपक्षी हैं वो उन पर आरोप लगाते हैं, और पुलिस प्रशासन हमेशा जनता की सेवा के लिए है, लोगों के लिए है, और परमानेंट वो देखिए लगे रहते हैं बेचारे, रात दिन वो जागते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि जब होली दीपावली होती है तो वो भी तब भी ऑफिस में बैठ करके पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। वो अपना त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन जो भी जहाँ पर है वो सुरक्षित रहे इसकी कामना करते हुए वो प्रयासरत रहते हैं। तो ये आरोप तो विपक्ष देखिए लगाता है कि वो कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं, और मेरा ऐसा नहीं मानना। वो सबके लिए बैठे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। वो पूरा प्रयास करते हैं, पूरी तरीके से लगे रहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से उस पर नज़र रखते हैं। कहीं कोई गलती अगर होती है तो सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो पूरी नज़र उनकी बनी रहती है। आप अपने लोकसभा के ये जो कार्यकाल है इसको किस रूप में देखते हैं, और आगे क्या आपने सोचा है अपनी लोकसभा सीट के लिए कि हमको क्या ऐसा करना है जिससे और क्षेत्र का विकास हो सके? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को, जिन्होंने मुझे पहली बार भी चुना, दोबारा चुना और तीसरी बार चुना। जब मैं पहली बार इधर चुन करके आया था तो आपकी जीटी रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, और वो ये आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो मैंने पहला टारगेट इसको लिया था कि मैं इस रोड को चौड़ा कराऊंगा, और आज मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में ही वो चौड़ी हो रही है, और कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, और पूरी तरीके से अच्छा कार्य हो इस पर पूरी हमारी दृष्टि लगी रहती है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की गलत काम ना होने पाए, कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए, पूरी पैनी निगाह से मैं कार्य उस पर देख रहा हूँ। और ये जीटी रोड अब मूर्त रूप में आकर के अब बिल्कुल एकदम धरातल पर आने वाली है, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी ज़रूरत थी। ये जीटी रोड ऐतिहासिक रोड थी, और ये हिस्ट्री में भी इसका जिक्र है, और आज ये बन गई है। मैं इसके लिए, मैं जब हाउस में पहली बार मैंने इसको उठाया था कि ये सिंगल रोड है, आए दिन इस पर एक्सीडेंट होते हैं, ट्रामा सेंटर की ज़रूरत है। मैंने खुद कई बार जो एक्सीडेंट्स थे उनको जो उनकी चिकित्सा उनको ले करके उठवा करके तुरंत एम्बुलेंस में ले करके भिजवाया। तो मैं लगातार इससे जूझ रहा था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस जीटी रोड को मैं बनवाने में सफल रहा, और अब वो कंप्लीट होने की स्थिति में आ रही है। तो इस तरीके का कार्य मैंने बहुत जो प्रण किया, जैसे नैमिष का मैंने वो प्रण किया था। अभी मैंने संडीला का एक पुल है जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, रेलवे का पुल, उसको मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो पुल जरूर बनेगा, और अपने इसी कार्यकाल में बनवा ले जाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ में मिस्ट्रिक से लोकसभा सांसद अशोक कुमार रावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और उन्होंने योगी सरकार पर कहा कि योगी जी का काम है, वो बोलता है, और वो 2022 में फिर से नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमको दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, एबी न्यूज़ इंडिया।